Hello and welcome to the Sardana Ice Academy. We are discussing about geography, and in that geography we have already discussed world geography. Now we are moving ahead with Indian geography, and in Indian geography we have discussed about the physical features of India. Now we are going to discuss about the climate of India. So climatology of India is a very important aspect in the comparative examinations. So let us start discussing about the Indian climate. So this is the system of Indian climate. There are two types of monsoon system in India: southwest monsoon and northeast monsoon. During the time of summers, गर्मियों के सीज़न में क्या होता है कि देखिए यहाँ गर्मी में टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और वाटर की ये कैपेसिटी होती है, ये टेंडेंसी होती है कि वाटर अपना टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होने देता। वाटर अपना टेम्परेचर हमेशा एक सेम रखता है, कॉन्शियस रखता है। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, और हाई प्रेशर बेल्ट बनने से हवाएं जो हैं ये हाई टू लो चलेंगी, और जून जुलाई तक आते आते ये अपने साथ हाई टू लो हवा की वजह से मानसून को भी इंडिया में एंटर करा देंगी। तो जून में 1 जून को इंडिया में मानसून एंटर हो जाएगा, और ये एंटर होगा यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून से, इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और अब ये साउथ वेस्ट मानसून धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगा इंडिया पर। अब यहाँ तक नवंबर दिसंबर में हिमालय तक पहुँच जाएगा, लेकिन हिमालय को क्रॉस करके ये मानसून आगे नहीं बढ़ पाएगा, हिमालय से ही टकराता रहेगा, वहीं बारिश करता रहेगा। फिर नवंबर दिसंबर में दिसंबर जनवरी तक आते आते यहाँ का टेम्परेचर अब विंटर्स की वजह से, क्योंकि दिसंबर जनवरी में इंडिया में, वो भी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाता है, और यहाँ का 25 ही है अभी पानी का। यहाँ भी 25 था, यहाँ भी 25 था। तो अब यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है और यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है। हवाएं हमेशा हाई टू लो चलती हैं। तो अब यही मानसून जो यहाँ हिमालय से टकरा रहा था, वो अब धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट होगा तो इसे कहेंगे रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून। तो ये विंटर्स में आएगा, और इसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है। तो दो टाइप के मानसून इंडिया में होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून type of climate. It is greatly influenced by the presence of Himalayas in the north, and as they block the cold and cold air masses from Central Asia, it is because of them only that the monsoons have a watershed in India. तो ये हिमालय का मानसून के और इंडिया के क्लाइमेट में बहुत बड़ा रोल है। ये हिमालय सेंट्रल एशिया का जो कुनलुन शान, तियान शान वाला जो रीजन है, हमेशा बहुत ज़्यादा ठंड, वहाँ पर सीवियर कोल्ड रहता है, और उस सीवियर कोल्ड विंटर को इंडिया में नहीं आने देती यही यही माउंटेन रेंज जिसका नाम है हिमालय। तो हिमालय की वजह से इंडिया का जो मानसून है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया into two almost equal climatic zones, namely the northern zone and the southern zone. The warm temperature of the subtropical climate of the northern zone gives it cold winter seasons and the hot summer seasons. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से इंडिया में यहाँ पर गर्मी बहुत रहती है, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में समर की सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जबकि विंटर्स में साउथ इंडिया फिर भी गर्म रहता है, नॉर्थ इंडिया में ठंड रहती है। The southern tropical climatic zone is warmer than the north
एंड डज नॉट हैव अ क्लियर कट विंटर सीजन। तो साउथ में कोई क्लियर कट विंटर सीजन नहीं होता, लेकिन नॉर्थ में विंटर सीजन होता है। द नॉर्दर्न जोन डज नॉट हैव द मिड डे सन वर्टिकली overhead during any part of the year. The southern zone has the midday sun almost vertically overhead at least twice every year. तो नॉर्दर्न जोन में कभी भी सन जो है ओवरहेड नहीं हुआ, कभी भी नहीं होता, पूरे साल भर के 365 दिन में कभी भी ओवरहेड नहीं होगा नॉर्दर्न पार्ट में। लेकिन साउदर्न पार्ट में साल में लगभग 2 बार सन ओवरहेड होता है, बिल्कुल टीका टीक सन सर के ऊपर होता है, वर्टिकली होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न इंडिया में। क्लाइमेटिक सीजन्स इन इंडिया, इन इंडिया द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द मानसून which occurs mainly due to the differential heating of land and movement of the sun's vertical rays। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कैसे लैंड गर्म हो जाता है समर में, और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ही अच्छा मानसून इंडिया में एंटर करेगा। द वर्टिकल रेज ऑफ द सन एडवांस टूवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम मिड मार्च, ड्यू टू विच हॉट एंड ड्राई वेदर अराइव्स। तो मिड मार्च में वर्टिकल हो जाता है सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। 21 मार्च को हमें पता है, 21 मार्च को सन ट्रॉपिक ऑफ 21 मार्च को सन जो है वो इक्वेटर पर होता है, और इक्वेटर पर होने की वजह से इक्विनॉक्स डेवलप होता है, और अब ये यहाँ से नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रोग्रेस करता है, आना स्टार्ट होता है, और अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। एज टेम्परेचर राइजेज over most of the northern and central India, a vast trough of low pressure is created। तो गर्मी बढ़ने की वजह से नॉर्दर्न इंडिया में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होता है। द हाइएस्ट टेम्परेचर एक्सपीरियंस्ड इन साउथ इज इन अप्रैल, वाइल इन नॉर्थ इट इज़ इन मई एंड जून। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर साउथ में अप्रैल में दिखाई देता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में मई और जून में दिखाई देता है। दिस पार्ट ऑफ द ईयर इज मार्क्ड बाय अ ड्राई स्पेल एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। तो इसकी वजह से ड्राई स्पेल इंडिया में डेवलप होता है अप्रैल मई जून में, और यहाँ बहुत गर्म हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं, और स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। इन दिस पीरियड द कंट्री ऑल्सो एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स एट वेरियस प्लेसेस। तो यहाँ पर देश के कुछ भागों में तूफान भी आते हैं, और ये धूल भरी आंधियाँ भी हो सकती हैं। टॉर्नेडो लाइक डस्ट स्टॉर्म्स इन पंजाब एंड हरियाणा कॉल्ड आंधीज। तो ये टॉर्नेडो जो ड्राई स्टॉर्म यूएसए में आता है, धूल भरी आंधियाँ, वैसे ही इंडिया में भी आता है अप्रैल मई जून के महीने में। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसे आंधी कहा जाता है, जबकि वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी इसे वेस्ट बंगाल में कहा जाता है। दे इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल मूवमेंट्स कॉजिंग सम प्रेसिपिटेशन। तो इनकी वजह से, आंधी चलने की वजह से कभी कभी कुछ मात्रा में हल्की बारिश भी हो जाती है। द नॉर्वेस्टर्स ओरिजिनेट ओवर द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसे ही, जिसे काल बैसाखी बंगाल में कहते हैं, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा में लू कहते हैं, उसे ही छोटा नागपुर के रीजन में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो ये नॉर्वेस्टर नाम से जानी जाती हैं धूल भरी आंधियाँ छोटा नागपुर के पठार में। ब्लो इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन which brings about 50 centimeter of rainfall in Assam and about 10 centimeter rainfall in West Bengal and Orissa। तो ये नॉर्वेस्टर के चलने से, छोटा नागपुर के पठार में नॉर्वेस्टर ओरिजिनेट होती है, तो इसके चलने से आसाम में लगभग 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है,
जबकि बंगाल में 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। दिस रेनफॉल इज़ वेरी यूजफुल फॉर आसाम टी एंड स्प्रिंग राइस क्रॉप्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये जो रेनफॉल है नॉर्वेस्टर की वजह से जो डेवलप हुआ है, इसकी वजह से आसाम में जो चाय बागान हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अमृत का काम करती है ये बारिश। और बंगाल में जो स्प्रिंग राइस क्रॉप्स डेवलप होती हैं, वसंत के सीज़न में जो धान की फसलें उत्पन्न होती हैं, उनके लिए भी ये बूंद से कम नहीं है। सिमिलरली चेरी ब्लॉसम्स आर देयर इन कर्नाटका। तो जैसे नॉर्वेस्टर छोटा नागपुर प्लेट्यू में डेवलप होता है, वैसे ही चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटका में डेवलप होता है। और ये चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी की प्लांटेशन के लिए कर्नाटका में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड मैंगो शावर्स इन एल्सवेयर साउथ इंडिया विच आर बेनिफिशियल टू मैंगो क्रॉप्स। तो ये मैंगो शावर जो होता है, मैंगो शावर का मतलब मैंगो बरसने नहीं लगते, पेड़ में आम इन हवाओं की वजह से पकने लगते हैं और आम के पकने से पके हुए आम पेड़ों से गिरने लगते हैं और आम का पेड़ों से गिरना मैंगो शावर कहलाता है। तो यही चेरी ब्लॉसम जो कर्नाटका में कहलाता है, दूसरे देश के भागों में मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। दिस वेदर इज फॉलोड बाय हॉट वेट वेदर फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। इन में द साउथ वेस्ट मानसून सेट्स इन। द नॉर्मल डेट्स ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून आर May 20 in Andaman Nicobar, June 3 in Konkan, June 15 in कोलकाता एंड June 29 in दिल्ली। तो इस गर्मी की वजह से साउथ वेस्ट मानसून एंटर करना स्टार्ट होता है इंडिया में। 20 मई को अंडमान निकोबार में मानसून आ जाता है, 3 जून को कोंकण के कोस्ट में, 15 जून को कोलकाता पहुंच जाता है और 29 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है ये मानसून। तो ये साउथ वेस्ट मानसून होता है जो समर सीजन में इंडिया में एंटर होता है। द साउथ वेस्ट मानसून एंटर्स द कंट्री इन 2 currents, one blowing over the Bay of Bengal and the other over the Arabian Sea। तो 2 करंट के फॉर्म में ये एंटर होता है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया भी था, देखिए ये 2 करंट हैं, एक करंट ये है बे ऑफ बंगाल की और एक करंट ये है अरेबियन सी की। तो 2 करंट्स की फॉर्म में ये साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर होता है। This monsoon causes rainfall over most of the country except Tamil Nadu and Thar desert area। तो तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से मई जून में बारिश नहीं होती और जो थार का एरिया है, थार डेजर्ट वाला राजस्थान और गुजरात में, तो ये थार डेजर्ट में भी साउथ वेस्ट मानसून से मई जून के महीने में बारिश नहीं होती। The southwest monsoon entering from Western Ghat causes heavy rainfall over Kerala coast, but Tamil Nadu falls on the leeward side। तो यहाँ वेस्टर्न घाट में बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु जो है ये लीवर्ड साइड में पड़ता है, दूसरे साइड में पड़ता है मानसून के, इसीलिए ये यहाँ पर मई जून के महीने में बारिश नहीं होती साउथ वेस्ट मानसून से। इन द थार एरिया The winds blow parallel to the Aravallis and do not cause rain। तो जो थार रीजन है ये अरावली माउंटेन रेंज की वजह से यहाँ पर भी रेन शेड एरिया बन जाता है, रेन शेडो एरिया, और इसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश नहीं हो पाती। The Bay of Bengal current causes heavy rainfall in the northeast part of the country and a part of it turns way along the Himalayas over the Indo-Gangetic plains, causing rainfall in this region, but the Bay of Bengal current by the time it reaches western Rajasthan runs out of moisture। तो जो बे ऑफ बंगाल की करंट है ये पूरे उत्तर भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश करती है और धीरे धीरे ये पूरे भारत में ऊपर तक आ जाती है। यही बे ऑफ बंगाल की करंट जब राजस्थान तक पहुंचती है तो राजस्थान में ये नमी से खाली हो चुकी होती है, बारिश से खाली हो चुकी होती है, इसीलिए ये धारा, ये करंट जो बे ऑफ बंगाल की राजस्थान में पहुंचती है ये उस समय वहाँ भी बारिश नहीं करती।
The Bay of Bengal branch, after crossing the deltaic region, enters the Khasi Valley in Meghalaya and gets entrapped in it due to funnel shape of the region. It strikes Cherrapunji in the perpendicular direction, causing heavy rainfall in Mawsin Ram. तो दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है मेघालय में मौसिन राम एंड चेरापूंजी। तो अब सबसे ज़्यादा बारिश मौसिन राम में होती है, उसके बाद चेरापूंजी में। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये बे ऑफ बंगाल वाला करंट मेघालय में पहुंचता है तो मेघालय में ये फनल शेप रीजन की वजह से पूरी तरीके से ट्रैप हो जाता है और उसके आगे नहीं बढ़ पाता, और वहीं पर खूब बारिश करने लग जाता है, लगातार मूसलाधार बारिश होने लग जाती है। लगभग 1400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है मौसिन राम में। फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड दिसंबर द मानसून रिट्रीट्स। तो सितंबर से लेकर के दिसंबर के मध्य तक अब मानसून वापस होने लग जाता है, मानसून रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। As the sun's vertical rays start shifting towards the Tropic of Capricorn, तो यहाँ अब ठंड का सीज़न आने लग जाता है, विंटर सीज़न आने लग जाता है, और सन जो है साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पहुँच जाता है, मकर संक्रांति होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से वहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। Winds moving finally start blowing from land to sea. This is called north east monsoon. तो इसकी वजह से अब जो रिट्रीटिंग मानसून है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाना स्टार्ट हो जाता है। The withdrawal of monsoon is a much more gradual process than its onset. तो ये जो विड्रॉल है मानसून का ये बहुत धीमे धीमे होता है, जबकि जो मानसून एंटर कर रहा था ये बहुत तेज़ी से भारत में एंटर कर चुका था। तो ये फिनोमिना रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, विड्रॉल ऑफ मानसून बहुत ही ग्रेजुअली होता है इंडिया में। इट कॉजेज रेनफॉल इन तमिलनाडु एज द विंड्स पीक एज द विंड्स पिक सम मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो अब यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर दिसंबर जनवरी में तमिलनाडु में बारिश होती है, क्योंकि अब यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जो करंट है इसमें मॉइस्चर है, इसमें नमी है। दिस एक्सप्लेन्स द फिनोमिनन वाई तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई व्हेन द एंटायर कंट्री रिसीव्स रेन एंड वाई इट गेट्स रेन व्हेन प्रैक्टिकली द एंटायर कंट्री इज ड्राई। तो ये ही एक्सप्लेनेशन है कि तमिलनाडु में तब क्यों वर्षा नहीं होती जब पूरे देश में वर्षा हो रही होती है, और तब क्यों वर्षा होती है जब पूरा देश ड्राई होता है। तो उसका रीज़न ये है कि ये रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बे ऑफ बंगाल में मॉइस्चर आ जाता है और उसकी वजह से तमिलनाडु में वर्षा होने लग जाती है विंटर सीजन में, विड्रॉल ऑफ मानसून में। द कोल्ड एंड ड्राई वेदर स्टार्ट्स इन अर्ली दिसंबर। तो अब कोल्ड एंड ड्राई वेदर स्टार्ट होता है पूरे इंडिया में अर्ली दिसंबर में। इन दिस द एवरेज टेम्परेचर इन साउथ इज 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाइल इन द नॉर्थ 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्थ में टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री हो चुका होता है, जबकि पूरे साउथ में 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। तो साउथ में लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है और नॉर्थ में हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। In the later part of December and in Germany, the dry spell is broken by the westerly depression from Mediterranean Sea, which causes some rain in northwest India. तो इसी टाइम दिसंबर जनवरी में वेस्टर्न पार्ट में मेडिटेरेनियन सी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डेवलप होते हैं जिन्हें वेस्टर्ली डिप्रेशन कहा जाता है, और इसकी वजह से टेम्परेट साइक्लोन्स इंडिया में एंटर कर जाते हैं और यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द प्रेसिपिटेशन इन इंडिया इज कॉज्ड बाय द मानसून्स एंड इट इज प्राइमरली ओरोग्राफिक इन नेचर। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स प्रोवाइड ओनली अ लिटिल रेन मेनली इन द नॉर्थ।
तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो हैं नॉर्थ में बहुत कम बारिश करते हैं रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर, जबकि नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, वेस्टर्ली डिप्रेशन की वजह से होती है। तो अब हम लोग इंडिया में मानसून और क्लाइमेट तो डिस्कस कर चुके, अब डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में लगभग 8 क्लाइमेटिक रीजन्स डिफाइन किए गए हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया found in west coastal plains, the western Ghats and parts of Assam। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये हमेशा बारिश वाले रीजन में होता है, तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में यहाँ पर पाया जाता है, और यहाँ जो मेघालय में मौसिनराम में बारिश होती है यहाँ पर पाया जाता है, आसाम के रीजन तक। तो फाउंड इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड पार्ट ऑफ आसाम, characterized by high temperature throughout the year, rainfall though seasonal is heavy about 200 centimeter annually during May and November। तो मई से लेकर के नवंबर तक यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर हमेशा बना रहता है वर्ष भर, इसी वजह से यहाँ बारिश लगातार होती रहती है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। Tropical savanna climate in most of the peninsular region except the semi-arid zone in the leeward side of Western Ghat, it is characterized by long dry weather throughout winter and early summer and high temperature above 18.2 degree centigrade। Annual rainfall varies from 76 centimeter in the west to 150 centimeter in the east। तो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट जो हैं ये पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं, ऑरेंज पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट के अपोजिट साइड में। तो वेस्टर्न घाट के अपोजिट साइड में यहाँ पर सवाना क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ लॉन्ग ड्राई वेदर होता है, हमेशा पूरे सर्दियों में भी यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, और अर्ली समर्स में भी यहाँ ड्राई वेदर रहेगा, और बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ रहता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर है यहाँ का। एनुअल रेनफॉल 76 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती है पूरे वर्ष भर। 76 सेंटीमीटर वेस्ट में, 150 सेंटीमीटर ईस्ट में। ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, तो ये जो ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट है ये रेन शेडो एरिया में बनता है, सेंट्रल महाराष्ट्र में और यहाँ तमिलनाडु में। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल विच वेरीज फ्रॉम 38 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर, हाई टेम्परेचर बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन क्षेत्रों में यहाँ 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, और यहाँ पर जो रेनफॉल होता है 38 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक होता है, इसीलिए यहाँ स्टेपी क्लाइमेट पाया जाता है, ग्रासलैंड वाला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्लाइमेट पाया जाता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्टेपीज, लार्ज एरियाज इन पंजाब, हरियाणा एंड कच्छ रीजन। तो अब सब ट्रॉपिकल रीजन है ये, तो सब ट्रॉपिकल स्टेपीज पंजाब, हरियाणा और कच्छ में पाए जाते हैं। टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 12 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है यहाँ। द मैक्सिमम टेम्परेचर रीचेज अप टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज़्यादा तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। द एनुअल रेनफॉल वेरिंग फ्रॉम 30 to 63 सेंटीमीटर इज़ ऑल्सो हाईली इरेटिक। तो जो एनुअल रेनफॉल है ये 30 सेंटीमीटर से लेकर के 65 सेंटीमीटर तक होता है, और ये भी कभी कभी होता है, कंटिन्यूसली नहीं होता। अब ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करते हैं। दिस क्लाइमेट एक्सटेंड्स ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ कच्छ। तो जो ट्रॉपिकल डेजर्ट थार वाला रीजन है ना, बाड़मेर, जैसलमेर और
बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर वाला, यहाँ पर राजस्थान में देखा जाता है ये डेजर्ट क्लाइमेट, और कच्छ में गुजरात में देखा जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी रेनफॉल, बिखरा हुआ यहाँ पर बारिश होती है, कभी कभी 30 सेंटीमीटर तक बारिश होती है एनुअली, विच इज़ हाईली इरेटिक। रेन्स आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट। मीन मंथली टेम्परेचर इज़ यूनिफॉर्मली हाई। तो यहाँ पर जो बारिश देखी जाती है बादल फटने की वजह से ही देखी जाती है कि बादल फटा और बारिश हुई और फिर पूरे साल भर बारिश नहीं होगी। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स। तो अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और ड्राई विंटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस एरिया इंक्लूड साउथ ऑफ द हिमालयाज। तो हिमालय के साउथ में ये देखा जाता है, जो तराई वाली रीजन है उत्तर प्रदेश और बिहार वाला, ईस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्टेपीज एंड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिकल सवानाज। विंटर्स आर माइल्ड टू सीवियर while summers are extremely hot. The annual rainfall varies from 63 centimeter to more than 254 centimeter. Most of it receives during the southwest monsoon season. तो ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर वाला जो क्लाइमेट है, ये ज़्यादातर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार वाली बेल्ट में दिखाई देता है। यहाँ 60 सेंटीमीटर से 254 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। विंटर्स माइल्ड से सीवियर होते हैं, समर्स हॉट होते हैं, और यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून से ही बारिश होती है। माउंटेन क्लाइमेट, सच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सीन इन माउंटेनस रीजन विच राइज अबव 6000 मीटर और अबव और मोर सच एज हिमालयाज एंड कराकोरम रेंज। तो माउंटेन क्लाइमेट जो ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज है और जो हिमालय ग्रेटर हिमालय माउंटेन रेंज है, 6000 मीटर की हाइट से ऊपर वाले जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पर ये माउंटेनस क्लाइमेट देखा जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये 8 क्लाइमेटिक जोन में इंडिया को डिवाइड किया गया है। अब इंडियन सॉइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडियन एरिया को, इंडियन मेनलैंड को 8 सॉइल जोन्स में डिवाइड किया है, 8 सॉइल ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है एल्यूवियल सॉइल इन इंडिया। दे आर बाई फार द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। सबसे बड़े एरिया में एल्यूवियल सॉइल ही डेवलप होती है इंडिया में। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्स डिस्पोज्ड बाय रिवर्स एंड द वेव्स। तो जो रिवर्स हिमालय से उतर करके आती हैं, वो अपने साथ हिमालय के इरोडेड पार्ट्स को ला करके लैंड में, तराई में स्प्रेड कर देती हैं, और उनसे जो सॉइल फॉर्म होती है, इससे कहा जाता है एल्यूवियल सॉइल। Their chemical composition makes them one of the most fertile in the world. इनके केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से इन्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कहा जाता है। यूजुअली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। हालांकि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, इसी वजह से फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बहुत टाइप के फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली केमिकल फर्टिलाइज़र में NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं 4:2:1 के रेशियो में। ऑक्यूपाई द प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू आसाम। तो ये पूरे पंजाब से लेकर के आसाम तक एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में भी ये एल्यूवियल सॉइल मिलती है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महानदी उड़ीसा में, गोदावरी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, कावेरी तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो यहाँ इतने बड़े एरिया में एल्यूवियल सॉइल के ही डिपॉजिट्स देखे जाते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू खादर एंड बांगर एल्यूवियम।
तो एल्यूवियल सॉइल को खादर में, खादर जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है और बांगर में जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, इसमें डिवाइड किया जाता है एल्यूवियल सॉइल को। अब दूसरी है ब्लैक सॉइल, ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुर। तो ब्लैक सॉइल को रेगुर कहा जाता है और ये कॉटन क्रॉप के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। These soils have been formed due to the solidification of lava spread over large areas during volcanic activities in the Deccan Plateau thousands of years ago। तो क्रेटेशियस से ईओसीन युग तक यहाँ पर लावा के डिपोजिशन की वजह से ये सॉइल यहाँ पर डेवलप हुई डेक्कन प्लेट्यू के आसपास, जिसे ब्लैक सॉइल कहा जाता है। रेगुर भी इसे कहते हैं। दे आर ब्लैक ड्यू टू कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो ये ब्लैक होती है क्योंकि इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मेनली फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में ही ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। अपार्ट फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन, these fertile soils are suitable for growing cereals, oil seeds, citrus fruits, vegetables, tobaccos and sugarcane। तो कॉटन कल्टीवेशन तो यहाँ ब्लैक सॉइल में होता ही होता है। कॉटन कल्टीवेशन के अलावा यहाँ और भी एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं, जैसे अनाज यहाँ पर पैदा होते हैं, तिलहन यहाँ पर पैदा होते हैं, खट्टे रसदार फल यहाँ पर पैदा होते हैं, सब्जियाँ, तंबाकू और गन्ने की उपज भी ब्लैक सॉइल में होती है। दे हैव हाई मॉइस्चर रिटेंशन लेवल। तो इनमें पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन इनमें फॉस्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और जो ऑर्गेनिक मैटर है इसकी भी कमी होती है। रेड सॉइल, they are mainly formed due to the decomposition of ancient crystalline rocks like granites and gneiss and from rocks type rich in minerals such as iron and magnesium। तो रेड सॉइल में आयरन और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जबकि ये ग्रेनाइट और नीस जैसी रॉक के इरोजन और वेदरिंग से डेवलप हुई हैं रेड सॉइल। इसे रेड सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। covers almost the whole of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, South East Maharashtra, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ ओडिशा, झारखंड एंड बुंदेलखंड। तो रेड सॉइल भी बहुत बड़े रीजन में देखने को मिलती है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा के कुछ भागों में, झारखंड और बुंदेलखंड के रीजन में ये रेड सॉइल देखने को मिलती है। जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फॉस्फोरस बट रिच इन पोटाश। तो ये रेड सॉइल पोटाश से तो भरपूर होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है और फॉस्फोरस की भी कमी होती है रेड सॉइल में। रेड सॉइल धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। सबसे अच्छी तो नहीं, मतलब धान की खेती के लिए उपयुक्त है। मिलेट्स जो मोटे अनाज होते हैं, जई, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे अनाज, ये मिलेट्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और इस ईयर को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिस्कस किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो पूरे विश्व में मिलेट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और मिलेट्स सबसे ज़्यादा इंडिया में ही डेवलप होते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिटिव भी हैं और इनका जो कल्टीवेशन है ये इंडिया में होने की वजह से इंडिया के एग्रीकल्चर को और ज़्यादा ये प्रमोट कर रही हैं मिलेट्स। सूटेबल फॉर राइस, मिलेट्स, टोबैको एंड वेजिटेबल्स, ऑल्सो ग्राउंड नट्स एंड पोटैटोज एट हायर एलिवेशन। तो इसमें मूंगफली और आलू की भी खेती की जाती है, तंबाकू और सब्जियों की भी खेती की जाती है रेड सॉइल में। अब लेटराइट सॉइल्स की बात करते हैं। फाउंड इन टिपिकल मानसून कंडीशंस।
तो ये टिपिकल मानसून कंडीशन में ही लेटराइट सॉइल देखी जाती है। अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल with alternate wet and dry periods. The alteration of wet and dry season lead to the leaching away of siliceous matter and lime of the rocks and soil rich in oxides of iron and aluminum compounds in is left behind. तो आयरन और एल्यूमिनियम कंपाउंड इसमें नहीं पाए जाते, जबकि ये सिलिका मैटर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, लाइम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। फाउंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, राजमहल हिल्स, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु। तो ये पश्चिमी घाट के कुछ भागों में और ईस्टर्न घाट के कुछ भागों में मिलती है। राजमहल हिल महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम और तमिलनाडु में पाई जाती है लेटराइट सॉइल। नाइट्रोजन और खनिजों की इसमें कमी होती है। ये टी प्लांटेशन के लिए अच्छी मानी जाती है लेटराइट सॉइल, कॉफ़ी के लिए, रबर के लिए, सिंकोना, कोकोनट और सूटेबल फॉर राइस एंड मिलेट कल्टीवेशन इफ मैन्योर्ड। तो ये ज़्यादातर जो कैश क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए लेटराइट सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है। Forest and mountain soil. Such soils are mainly found on the hill slopes covered by forest. जो hill slopes होते हैं वहाँ पर ये forest and mountain soil देखी जाती है। The formation of these soil is mainly governed by the characteristic deposition of organic matter derived from forest growth. तो forest growth के लिए इसका डिपोजिशन अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं। इन दी हिमालयन रीजन सच सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन वैली बेसिन्स, डिप्रेशंस एंड लेस स्टीपी इंक्लाइंड स्लोप्स। तो हिमालय रीजन में भी ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल मिलती है जहाँ बहुत कम स्टीप माउंटेन्स होंगे वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दी हिमालय रीजन, मतलब इस टाइप के माउंटेन्स ना होकर के अगर इस टाइप के माउंटेन्स हैं, इस टाइप के स्टीप कम हैं, यहाँ पर ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स मिलेंगी। वेरी रिच इन ह्यूमस बट आर डेफिशिएंट इन पोटाश, फास्फोरस एंड लाइम एंड नीड्स फर्टिलाइज़र। तो ये ह्यूमस में तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल में, लेकिन पोटाश की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और लाइम की कमी होती है, जिसकी वजह से इन्हें उर्वरक बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है। प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स के प्रोडक्शन के लिए, स्पाइसेस के लिए, टी और कॉफ़ी के लिए ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है। Arid and desert soils. A large part of arid and desert semi-arid soil in Rajasthan and adjoining areas of Punjab and Haryana lying between the Indus and Aravallis receiving less than 50 centimeter of annual rainfall is affected by desert condition. तो यहाँ बहुत कम बारिश होती है जिसकी वजह से 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होने की वजह से ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के रीजन में मिलते हैं। इंडस और अरावली के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये एरिड एंड डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। दिस एरिया इज कवर्ड बाय अ मैंटल ऑफ सैंड विच इनहिबिट्स सॉइल ग्रोथ। तो यहाँ बालू बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जिसकी वजह से यहाँ सॉइल ग्रोथ बहुत कम देखी जाती है। The phosphate content of this soil is high in normal alluvial soils. तो जैसे नॉर्मल alluvial soil में पोटाश कंटेंट ज़्यादा होता है, वैसे ही इसमें भी पोटाश कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन इज ओरिजिनली लो बट इट्स डेफिशिएंसी इज मेड अप टू सम एक्सटेंट बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स।
तो नाइट्रोजन कंटेंट डेजर्ट सॉइल में बहुत कम होता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स की वजह से ये इसकी पूर्ति हो जाती है। Thus the presence of phosphates and nitrates make them fertile soil wherever moisture is available। तो अगर यहाँ पर पानी को प्रोवाइड करा दिया जाए तो पानी की आपूर्ति होते ही ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है arid और डेजर्ट सॉइल। The changes in the cropping pattern in the Indira Gandhi Canal command area are a living example of the utility of the desert soil। तो भाखरा नागल डैम से एक कैनाल राजस्थान के डेजर्ट एरिया में निकाली गई है जिसे इंदिरा गांधी कैनाल कहा जाता है, और ये इंदिरा गांधी कैनाल फिर बाद में रन ऑफ कच्छ में जाकर के ड्रेन हो जाती है। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल के क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया बन गई है, और ये एग्जाम्पल है कि डेजर्ट एरिया में भी जो सॉइल होती है ये हाईली फर्टाइल और प्रोडक्टिव होती है। Saline and alkaline soils in the drier parts of Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan and Maharashtra are the salt impregnated or alkaline soils known by different names: रेह, कल्लर, ऊसर etc। तो जो नमकीन सलाइन सॉइल है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। इसे लोकल लैंग्वेज में लोकल टर्म्स के से जाना जाता है, जैसे कहीं कहीं इसे रेह कहते हैं, कहीं इसे ऊसर कहते हैं, कहीं इसे कल्लर कहा जाता है। Some of the salts are transported in solution by the rivers and canals which percolates in the subsoil of the plains। तो इसमें जो खनिज हैं, जो सॉल्ट हैं, ये रिवर्स में भी पहुंच जाते हैं कैनाल्स के थ्रू, और वहाँ पर सब सॉइल का निर्माण करते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल एंड रेंडर्स इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। तो इसमें जो खनिज पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं, उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, इसे इनफर्टाइल माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए। पीटी एंड मार्शी सॉइल। originate in the humid regions as a result of accumulation of large amount of organic matter in the soil। तो ह्यूमिड रीजन में जहाँ नमी बहुत ज़्यादा होती है उस रीजन में ये पीटी और मार्शी सॉइल पाई जाती हैं, मतलब दलदली भूमि में जहाँ मैनग्रोव कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। दे कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट एंड 10 to 40% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। पीटी सॉइल आर फाउंड इन कोट्टायम एंड अलापुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला वेर इट इज़ कॉल्ड एज कारी। तो अलापुजा और कोट्टायम में पीटी सॉइल को कारी नाम से जाना जाता है। मार्शी सॉइल हाई इन वेजिटेबल मैटर आर फाउंड इन नॉर्दर्न बिहार, कोस्टल पार्ट ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ यूपी। तो जो दलदली मिट्टी है ये वेजिटेबल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सब्जी की खेती के लिए। जैसे उत्तरी बिहार में, उड़ीसा के कोस्टल पार्ट में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कुछ उत्तर प्रदेश के भाग में ये दलदली मिट्टी भी, मार्शी मिट्टी भी देखने को मिलती है। सॉइल इरोजन इन इंडिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ड्रेडेड सिचुएशन है इंडिया में। सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर के लिए इतनी ज़मीन नहीं मिल पा रही। ये ज़्यादातर एक्यूट एंड हिली एंड ड्राई रीजन्स में होता है, जहाँ हिल एरियाज़ होंगे या फिर जहाँ ड्राई रीजन्स होंगे वहाँ पर ये सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। इसके पीछे जो कारण है, जैसे वनों का कटना, डिफॉरेस्टेशन, wrong use of lands such as cultivation on very steep slopes। तो लैंड का
रॉन्ग यूज़ भी इसका कारण हो सकता है। जैसे बहुत स्टीप स्लोप्स जैसे होते हैं, वहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो एग्रीकल्चर तो हो जाएगा एक बार, लेकिन उससे जो मिट्टी होगी वो धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म होने लगेगी। तो मिट्टी ख़त्म होने लगेगी तो मिट्टी के सॉइल इरोजन की वजह से अब आगे वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। कैटल रियरिंग भी इसका रीज़न है सॉइल इरोजन का। इट अल्टीमेटली लीड्स टू बैड लैंड टोपोग्राफी। तो ये सॉइल इरोजन की वजह से बैड लैंड टोपोग्राफी डेवलप होती है। इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार है ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाया जाए, फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाए, फॉरेस्ट कल्टीवेशन किया जाए, एफोरेस्टेशन किया जाए, कॉन्टोर कल्टीवेशन किया जाए। कॉन्टोर कल्टीवेशन क्या होता है कि जो हिल एरियाज़ होते हैं उसमें सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। तो जो सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती की जाती है उससे सॉइल इरोजन नहीं होता। तो कॉन्टोर फार्मिंग करना अच्छी बात होती है, कॉन्टोर कल्टीवेशन करना चाहिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिया के क्लाइमेट के बारे में और इंडिया के सॉइल्स के बारे में। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब हम लोग ज्योग्राफी को फिनिश करते हैं और अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।